हेलो डियर स्टूडेंट्स, अभी हम बात करने वाले हैं अपने पहले चैप्टर की जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। ये चैप्टर है क्लास 10th का, जो साइंस के अंदर जो ब्रांच हमारी आती है केमिस्ट्री, उसके फर्स्ट चैप्टर को हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, ठीक है। यहाँ पे हम बात करते हैं कुछ फंडामेंटल चीजों का। उससे पहले हम कुछ बेसिक चीजों को जानने की कोशिश करें। जैसे अगर एक टर्म है चेंज, चेंज का मतलब होता है किसी भी चीज में परिवर्तन हो जाना, ठीक। तो हिंदी में इसको बोल देंगे कि कोई भी परिवर्तन होना, कोई बदलाव होना या फिर बदलाव होना, ठीक, उसको बोलते हैं चेंज। अब नॉर्मली क्या होता है, चेंजेस जो होते हैं दो तरह के होते हैं। एक चेंजेस होते हैं जिनको बोलते हैं हम फिजिकल चेंज, और एक चेंजेस होते हैं जिनको बोलते हैं हम केमिकल चेंज, ठीक है। अब फिजिकल चेंज कैसे होते हैं, इनको सबसे पहले हम समझ लेते हैं। कि फिजिकल चेंज का मतलब होता है कि जैसे सपोज करें आपके पास कोई चीज थी जो, जैसे मैं यहां से स्टार्ट करता हूं इसको लिखना। कोई चीज है आपके पास जो सॉलिड है, अगर आप इसको हीट करते हैं तो ये लिक्विड में आ जाएगी। अगर आप इस लिक्विड को हीट करते हैं तो ये गैस में चली जाएगी। यानी कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं कंटिन्यूअसली तो हम देखेंगे कि इसकी स्टेट के अंदर एक बदलाव होता हुआ नजर आएगा। लेकिन यहीं पर अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर टेम्परेचर घटाना शुरू करें। तो अगर हम किसी गैस का टेम्परेचर घटाएं, उनकी टेम्परेचर डिक्रीज करें, तो वो चीज आती है लिक्विड में। और अगर हम लिक्विड का टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं तो वो आती है सॉलिड में। सिंपली ये क्या है, ये एक ऑर्डर फॉलो कर रहा है इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर, जो हमको डिफरेंट स्टेट दे रहा है, ठीक। सिंपली अब कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिनको डायरेक्टली हम गर्म करते हैं तो वो चले आते हैं सॉलिड में, सॉलिड से डायरेक्ट गैस में, और गैस को अगर हम ठंडा करते हैं तो डायरेक्टली आ जाता है सॉलिड स्टेट के अंदर, ठीक। तो ये सिंपल से बदलाव हैं जिनको हम बोलते हैं फिजिकल चेंज। अब इनको बोला क्यों जाता है फिजिकल चेंज। जैसे सपोज करें आपके पास आइस है। अब आइस हम जानते हैं ये वाटर होता है, तो इसको H2O से दिखाते हैं। जब हम इसको हीट करेंगे, हल्का सा अगर गर्म करेंगे तो ये बन जाएगा, फिर से लिक्विड स्टेट में आ जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं सिंपली वाटर, ठीक। तो ये लिक्विड स्टेट में, यहाँ पे क्या था, ये सॉलिड स्टेट में था, तो ये लिक्विड स्टेट में आया, लेकिन तब भी क्या है, H2O है। फिर इसके बाद हम इसको और हीट करें तो ये वेपर हो जाएगा। वेपर की स्टेट में तब भी इसका फॉर्मूला क्या है, H2O से। अगर हम इसको रिवर्स कर दें तब भी हमको सिमिलर ही फॉर्मूला के चेंजेस नजर आएंगे। यानी कि तुमने एक चीज इसमें जो नोटिस की, वो नोटिस करने वाली चीज ये है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ स्टेट चेंज हो रही है, लेकिन उसकी जो केमिकल कंपोजिशन है, जिसको हम बोल रहे हैं कि जिसके अंदर 2 H और 1 ऑक्सीजन है, वो जो है वो हमेशा सेम है। यानी कि यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है, और इवन यहाँ भी सेम है। तो फॉर्मूला हमारा एज इट इज है, सेम। इसी फॉर्मूले को बोलते हैं केमिकल कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन, ठीक है। इसी फॉर्मूले को बोल देते हैं हम केमिकल कंपोजिशन। तो नॉर्मली हमने क्या देखा कि भाई यहाँ पर जब भी कोई फिजिकल चेंज होगा तो उसकी केमिकल कंपोजिशन में कोई भी चेंज नहीं होगा, नो चेंज इन केमिकल कंपोजिशन। बट जो उसकी फिजिकल स्टेट है, फिजिकल स्टेट, वो क्या हो जाएगी, वो चेंज हो जाएगी, वो चेंज हो जाएगी। तो इस वजह से इसको बोला जाता है फिजिकल चेंज, ठीक। अब नाउ वी ट्राई टू अंडरस्टैंड कि भी किस तरीके से हम फिजिकल चेंज को और ज्यादा एलिब्रेट कर सकते हैं, ऑलराइट। तो यहाँ पर हम कुछ चीजों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। लेट्स से कि मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ। तो तुम्हारे पास एग्जांपल है, जैसे कि लेट्स से मेल्टिंग ऑफ आयरन। जैसे हम जानते हैं आयरन क्या होता है, सॉलिड होता है, ठीक। अगर हम इसका टेम्परेचर बढ़ाएं, यानी कि इसका हीट देते हैं हम टेम्परेचर बढ़ाकर, तो ये आयरन क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, ठीक। और मेल्टेड होने के बाद ये हमको देगा लिक्विड आयरन। अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बदलाव किसमें आया, स्टेट में। यहाँ भी आयरन था और यहाँ भी आयरन था। इसका जो फॉर्मूला होगा वो यही होगा, Fe, और यहाँ भी फॉर्मूला क्या होगा, Fe होगा। दैट्स व्हाई ये क्या है, मेल्टिंग, बॉइलिंग, फ्रीजिंग, वेपोराइजेशन, ये सारे के सारे टर्म्स जो होते हैं
ठीक, इंक्लूडिंग मेल्टिंग। ठीक है, सबके सब क्या है, एक फिजिकल चेंज के टर्म्स है, फिजिकल चेंज के टर्म्स है। जैसे कोई बोल दे कटिंग ऑफ ट्री, कटिंग ऑफ ट्री, तो जब हम किसी पेड़ को काटते हैं तो काटने के बाद जब उसको दो अलग अलग हिस्सों में बांट दिया जाएगा तब भी पेड़ की जो वुड है उसका कंपोजिशन में कोई बदलाव नहीं हुआ है, बस वो उसे काट दिया गया है। तो ये भी क्या है, फिजिकल चेंज कहलाएगा। ठीक, इस तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं कि कोई फिजिकल चेंज है, केमिकल चेंज है, अगर उसके अंदर क्या हो, सिर्फ और सिर्फ केमिकल कंपोजिशन में कोई चेंज ना हो और फिजिकल स्टेट सिर्फ चेंज हो जाए। दूसरी चीज जो याद रखनी है, दीज आर रिवर्सिबल। ठीक, ये चेंजेस क्या होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं। जैसे आप आइस से वाटर बना सकते हैं और वाटर से दोबारा से आइस बना सकते हैं, तो ये एक से दूसरी स्टेट के अंदर आ जा सकता है। दैट्स व्हाई हम इसको क्या बोल देंगे कि ये क्या है, फिजिकल चेंज। ये क्या है, एक तरीके से हम इसको बोल रहे हैं कि ये क्या है, पूरी तरीके से अगर हम इसको यहाँ पर डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं तो ये हमारा हो जाएगा फिजिकल चेंज। ऑलराइट, ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा कि लेट्स से स्टोरी कुछ इस तरीके से है कि आपने ये सारे चेंजेस करवा दिए, ठीक है। दूसरी चीज आती है कि जो फिजिकल चेंज होते हैं वो टेम्परेरी होते हैं, टेम्परेरी चेंजेस होते हैं। कैसे टेम्परेरी होते हैं, लेट्स से आइस है, सॉलिड है, अगर आप इसको रखोगे, आपने वाटर का क्या बनाया, आइस बना दिया, तो कुछ देर के बाद ये क्या होगा, मेल्ट हो जाएगा बाहर निकालने पर, और दोबारा से ये कौन सी स्टेट में आ जाएगा, लिक्विड वाले में आ जाएगा। यानी कि लिक्विड स्टेट के अंदर ये आइस जो है लिक्विड वाटर की स्टेट में आ जाएगा। ठीक, जो कैसी है, लिक्विड स्टेट है। अब ये लिक्विड से अगर हम इसको स्टेट को चेंज कर भी दें, जो इसकी कॉमन स्टेट है या इसकी एक तरीके से हम बोलेंगे स्टैंडर्ड स्टेट है, वो तुम्हारे पास जो है वो है लिक्विड। अब उससे अगर हम आइस में चेंज करते हैं तो ये दोबारा से क्या होता है, लिक्विड स्टेट में आ जाता है। तो ये क्या है, टेम्परेरी चेंज। तो यहाँ पे 2-3 पॉइंट तुमको याद रखने। पहला पॉइंट, नो चेंज इन केमिकल कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन में कोई भी चेंज नहीं होता। दूसरा पॉइंट जो तुमको याद रखना है वो रखना है कि ये क्या है, जो केमिकल कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं है लेकिन फिजिकल स्टेट चेंज होती है, फिजिकल स्टेट चेंज होती है। तीसरी चीज क्या है जो यहाँ पे याद रखनी है कि ये प्रोसेस जो है वो रिवर्सिबल है, रिवर्सिबल प्रोसेस है, यानी कि जिस स्टेट से दूसरी स्टेट में लेके जाएंगे उसी स्टेट में दोबारा से लेकर आ सकते हैं। साथ में कि ये क्या होता है, टेम्परेरी चेंज होता है, टेम्परेरी चेंज होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, टेम्परेरी चेंज होता है। तो हमारे पास ये हो गया 4 पॉइंट हो गया। ठीक है, अब जैसे सपोज करो एक एग्जांपल होता है कि आपने क्या किया, NaCl लिया, वाटर में ऐड किया और वाटर में ऐड करने के बाद इसका सोल्यूशन बन गया। ठीक है, अब जो ये सोल्यूशन बन के आया है, ठीक है, जो ये सोल्यूशन बन के आया है तुम्हारा, अगर तुम क्या करते हो, इस सोल्यूशन के अंदर इस सोल्यूशन को दोबारा से वेपोराइज करा दो। आप सोल्यूशन लेते हो और इसको वेपोराइज कराते हो, तो आप देखोगे कि इसमें से जो वाटर का कंटेंट है, वाटर वो तो वेपोराइज हो जाएगा, वेपोराइज हो जाएगा। ठीक, और जो चीज बचेगी वो क्या बचेगा, सॉल्ट। सॉल्ट कौन सा, NaCl। यानी कि इस प्रोसेस को रिवर्स करके जो भी स्टार्टिंग का मटेरियल था उस चीज को दोबारा से सेपरेट किया जा सकता है। यानी कि जो जो कंपोनेंट किसी चीज में मिले होंगे, फिजिकल चेंज के थ्रू हम उनको दोबारा से उसी स्टेट के अंदर ले आएंगे। तो ये चीज तुमको यहाँ पर क्या रखनी है, याद रखनी है कि ये किस तरीके से काम करती है। अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पर, जब हम पहुंच ही गए हैं इस जगह पर, तो हम यहाँ पर बात करेंगे अब केमिकल चेंज के बारे में। ऑलराइट, लेट्स बिगिन। जब हम केमिकल चेंज की बात करते हैं तब कुछ चीजें हैं जिनका हमको ध्यान रखना है। ठीक, वो कौन कौन सी चीजें हैं, वो चीजें हैं ऐसी कि जो ये आपका केमिकल चेंज होता है, पहली चीज केमिकल चेंज होता है, दैट चेंज इन केमिकल कंपोजिशन।
केमिकल कंपोजिशन में क्या करता है, चेंज कर देता है, बदलाव कर देता है। यानी कि जो भी किसी चीज का फॉर्मूला होगा वो फॉर्मूला कंप्लीटली रूप से चेंज हो जाएगा। ठीक। दूसरी चीज जो याद रखनी है कि ये क्या होता है, टेम्परेरी इफेक्ट है, टेम्परेरी इफेक्ट है। ठीक। तीसरी चीज जो याद रखनी है, इरिवर्सिबल होता है, आसानी से आप इसको रिवर्स नहीं कर सकते नॉर्मली। और तीसरी चीज जो है जो यहाँ पर याद रखनी है, पहली हो गई चेंज इन कंपोजिशन होगा, चेंज इन टेम्परेचर यानी कि टेम्परेरी इफेक्ट ना होकर ये क्या होता है, परमानेंट इफेक्ट होता है। ये तो टेम्परेरी इफेक्ट तो ये नहीं है, फिर ये कौन सा है, परमानेंट इफेक्ट है। ठीक है, तो इस तरीके से याद रखना है कि ये क्या है, परमानेंट इफेक्ट है, ये टेम्परेरी इफेक्ट नहीं होता। ठीक। दूसरी चीज, ये रिवर्सिबल चेंज ना होकर कैसा चेंज है, ये जो चेंज है तुम्हारा इरिवर्सिबल चेंज है। ठीक। और इसमें मे नॉट चेंज फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट यानी कि यहां पर फिजिकल स्टेट चेंज भी हो सकती है और नहीं भी चेंज हो सकती। तो ये चीज डिपेंड करेगी कि हमारी रिएक्शन किस तरीके से काम कर रही है। ऑलराइट, तो अभी हम बात करने वाले हैं यहाँ पर फर्दर कुछ दूसरी चीजों की, जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से आपके पास कोई वुड है और वुड नॉर्मली बनी होती है कार्बन की। ठीक, नॉर्मली क्या बनी कार्बन की होती है। अगर हम इसको O2 की प्रेजेंस में जलाते हैं तो ये बनता है हमारे पास CO2 और साथ में निकलती है वही हीट और लाइट। ठीक, इसको हम एनर्जी बोल सकते हैं। ठीक, ये फॉर्म ऑफ एनर्जी है दोनों की दोनों। अब क्या है, जो तुमने रिएक्शन करवाई इसमें ये सिंगल कार्बन था, इसमें दो हमने ऑक्सीजन की यानी कि एयर से हमको मिल गया ऑक्सीजन और ये हमने ले रखा है वुड। ठीक, जब हम इनकी रिएक्शन करवाएंगे तो हमको मिलेगी कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, तो हमको ये मिल जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड। ऑलराइट, तो इस तरीके से हमको मिल गई कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसमें सोचने की बात क्या है कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड मिल गई, ठीक है, तो क्या होगा कि ये कार्बन डाइऑक्साइड के मिलने के बाद जो हमको गैस मिली है, हम इस रिएक्शन को रिवर्स नहीं कर सकते कि कार्बन डाइऑक्साइड से तुमको वापस वुड मिल जाए और ऑक्सीजन मिल जाए, ऐसा नहीं हो सकता। जो कार्बन डाइऑक्साइड बन गई फिजिकली, जो एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस थी यानी कि एक डायरेक्शन में जाएगी, तो ये क्या होती है, क्लियरली यहाँ पे मेंशन होता है कि यूनिडायरेक्शनल होती है, ये यूनिडायरेक्शनल होती है प्रोसेस होंगी या कुछ भी बोल सकते हैं। दूसरी चीज याद रखनी है जैसे कि जो भी इसमें चेंज आएगा यानी कि जो भी चेंज आएगा दैट विल लीड टू चेंज इन केमिकल नेचर ऑफ दैट सब्सटेंस। ठीक, यानी कि उसकी वजह से क्या होगा, उसके केमिकल नेचर में भी बदलाव आपको देखने को मिलेगा। जैसे सपोज करें कि कार्बन है यानी कि वुड है, ये कार्बन का बना है, ये क्या करता है, ये आपको जलाता है यानी कि सपोर्ट करता है। आप अगर हम ऑक्सीजन की वजह से इसको जलाएंगे तो ये जल जाएगा, लेकिन वहीं पर जो कार्बन डाइऑक्साइड बनी है वो आपको बुझाती है। अगर यही कार्बन डाइऑक्साइड आप जलती हुई आग पर डाल दो या पास करा दो तो वो जलती हुई आग को क्या कर देगी, बुझा देगी। अगला है जैसे सोडियम मेटल है, ये है सोडियम मेटल। ठीक है, और ये सोडियम मेटल जो होती है ये एक्सप्लोसिव इन नेचर है, एक्सप्लोसिव इन नेचर यानी कि बाई चांस अगर तुम इसको पानी के अंदर डाल दो तो ये बूम करके जल जाती है, यानी कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है और फट जाती है। ठीक, तो ये हो गई एक्सप्लोसिव इन नेचर। वहीं पे अगर हम बात करें दूसरी चीज के बारे में, जैसे लेस से हम करवा देते हैं इसकी रिएक्शन Cl2 से, ये है क्लोरीन गैस, क्लोरीन गैस। ठीक, ये क्लोरीन गैस होती है पॉइजनस गैस, पॉइजनस गैस इनके आप इसको अगर इनहेल कर लो या कोई भी इसको इनहेल कर ले तो ऑफकोर्स उसकी डेथ पक्की है, तो वो मर जाएगा इसे इनहेल करने की वजह से। अगर हम इन दोनों की रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास बन के आता है NaCl, सोडियम क्लोराइड। ठीक, तो दोनों ही चीजें ये बहुत ज्यादा डेंजर थी अभी तक, यानी कि अगर अभी तक हम इसको देख रहे हैं तो हमको पता है कि भाई ये दोनों ही चीजें क्या है, बहुत ज्यादा डेंजरस हैं, दोनों ही हार्म पहुंचाएंगी। अगर आप जलते हुए आप सोडियम को उठाकर अपने हाथ में रखोगे या किसी भी बॉडी पार्ट पे लगाओगे और वहां से उसको मॉइस्चर मिल गया, थोड़ा सा भी मॉइस्चर मिल गया पानी, तो वो बूम कर जाएगा।
लेकिन सोडियम क्लोराइड जो है इसका तुम इस्तेमाल करते हो खाने में, ठीक है, इसका इस्तेमाल कहां करते हो आप लोग? खाने में। यानी कि ये आप लेते हो एज ए टेबल सॉल्ट कहलाता है, और ये क्या है? इल्यूएबल सॉल्ट है, ठीक। तो ये टेस्ट के मुताबिक जो डाला जाता है खाने के अंदर वो क्या होता है? NaCl होता है, सोडियम क्लोराइड, और जो बना किनसे? इनसे। तो एक चीज अगर इनको तुम खा लो दोनों को तो काम सेट है, ठीक। लेकिन अगर तुम यहीं पे बात करो NaCl की, तो ये जो बन के आया है ये क्या है? एक खाने वाली चीज है, यानी कि ये इडिएबल हो गया है, और ये यहाँ पर दोनों के दोनों पॉइजनस है। तो इस तरीके से फिजिकल प्रॉपर्टीज के साथ साथ केमिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज होती हैं। ये होता है तुम्हारा सॉलिड, ये होता है तुम्हारा गैस, क्योंकि गैस ही है, और ये जो बन के आएगा ये भी क्या होगा? सॉलिड होगा, ठीक है। इस तरीके से क्या करते हैं हम? प्रॉपर्टीज के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन निकाल लेते हैं। तो ये चेंज थी हमारी, ठीक है। अब डेफिनेशन की बात करते हैं हम। केमिकल, जो केमिकल चेंज होता है इसको हम ऑल्सो नोन एज केमिकल रिएक्शन, यानी कि इसी चेंज को हम क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन भी बोलते हैं। तो ये चीज तुमको याद रखनी है कि भाई यही क्या है? हमारा केमिकल रिएक्शन भी कहलाता है। ऑलराइट, इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। डेफिनेशन क्या है इसकी? व्हेन वन और मोर रिएक्टेंट, मोर substance undergo chemical change by absorbing or releasing heat energy and form a new substance having different chemical composition and properties is called chemical change और केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन, ठीक है। ये क्या है? एक सिंपल सी डेफिनेशन है इसकी, जिसके बारे में हमको यहाँ पे समझना था कि भाई ये किस तरीके से काम करती है या किस तरीके से इसका मेन रोल होगा, ठीक है। तो ये हमारी डेफिनेशन हो गई। अब कुछ चीजें हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर जो हमको समझना बड़ी ज्यादा जरूरी है, ठीक, क्योंकि उनको बिना समझे काम नहीं चल पाएगा। नहीं, सपोज करें हमने बात की थी अभी कि हमारे पास एक तो था सोडियम, एक तो था हमारे पास सोडियम, ठीक, और हम रिएक्शन करवा रहे थे उसकी क्लोरीन से, और ये लगाया था हमने एरो, और फिर हमने बना दिया था 2NaCl इस तरीके से, ठीक है। तो ये बन के आया था हमारे पास। तो ओवरऑल रिएक्शन को अगर आप देखो तो यहां पर जो भी तुम स्टार्टिंग में मटेरियल ले रहे हो, ये ठीक, जो किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करने में यूज किया जाता है वो कहलाता है तुम्हारा रिएक्टेंट। ठीक, तो यहां पे ये क्या हो गया? रिएक्टेंट्स हो गए। जो भी किसी रिएक्शन के अंदर XYZ बन के आता है उसको बोलते हैं प्रोडक्ट, ठीक है। किसी भी रिएक्शन में जो ये एरो होता है, ये एरो ये दिखाता है आपको डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन, ठीक। ये जो सिंबल्स यूज होते हैं किसी के अंदर, ये जो सिंबल्स हैं, ये होते हैं केमिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, ठीक है। तो इस तरीके से यहां पर चीजें बढ़ती हैं। ऑलराइट, अब जैसे हमने एक रिएक्शन अभी कुछ देर पहले देखी थी हमने रिएक्शन, ठीक, तो उसके बेस पे भी हम समझ लेते हैं कि सपोज करो कि कोई रिएक्शन हुई
इस तरीके से कोई रिएक्शन हुई, ए रिएक्ट करता है बी के साथ और फॉर्मेशन करता है सी प्लस डी का, ठीक है। और साथ में इस रिएक्शन के अंदर कुछ हीट भी निकलती है, हीट मतलब थोड़ी एनर्जी निकलती है। तो जिस रिएक्शन के अंदर हीट बाहर निकलती हो उन रिएक्शन को बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, ठीक है, उनको बोल देते हैं एक्सो। एक्सो का मतलब था बाहर की ओर, कोई भी चीज अगर बाहर की ओर जा रही है तो ऑफकोर्स वी आर गोइंग टू गिव इट ए नेम, और वो नाम क्या होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। तो इस तरह की रिएक्शन क्या होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, यानी कि जो रिएक्शन आप करवाएं और वो चीज गर्म हो जाए तो वो कहलाती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं वो देख लेते हैं। ये सपोज करो आपके घर पे ड्राई लाइम आता होगा, ठीक, इसका नाम होता है क्विक लाइम। अब अगर आप इसको पानी में डाल दें, ठीक, तो पानी में डालने पर ये बहुत तेजी से रिएक्ट करता है, फॉर्मेशन करता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का और साथ में निकालता है बहुत सारी हीट, ठीक, बहुत सारी हीट निकालता है। इसी वजह से इसको बोलते हैं हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। अब इसके अलावा क्या होता है, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं कि जैसे सपोज करें अगर आप क्या कर रहे हैं कि आपके पास कोई रिएक्शन करवाई आपने ए प्लस बी की रिएक्शन होगी, सी प्लस डी बने, और साथ में इसकी जो टेम्परेचर बढ़ना चाहिए था, टेम्परेचर क्या हो गई, कूलिंग हो रही है, यहाँ पे हो रही है कूलिंग, यहाँ पे क्या हो रही है, कूलिंग हो रही है, आपको कूलिंग होती हुई नजर आ रही है, मतलब वो चीज ठंडी होगी। ऐसी रिएक्शन को बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन। और एंडोथर्मिक रिएक्शन के अंदर क्या होता है कि यहां पर क्या होता है, हीट एब्सॉर्ब होती है, तो इसे बोलते हैं हीट एब्सॉर्ब, ठीक। रिएक्शन का नाम क्या होगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन, यानी कि हीट अंदर की ओर जा रही है, ठीक। सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है, जैसे सपोज करें आपके घर पे खाना बन रहा हो, तो आप स्टार्च बना रहे हो, ये स्टार्च है, आपने इसको वाटर के साथ हीट किया है बढ़िया से, तो यहाँ पे आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा, ग्लूकोज मिल जाएगा, भाई सीधी सी बात है, ठीक है। तो इससे स्टार्च से हमको मिल जाता है ग्लूकोज। तो ये जो प्रोडक्ट मिल रहा है ग्लूकोज, ये क्या था, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं, और ये है सिंपल मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे जब आप इसको बनाते हो तो आप इसको गर्म करते हो, हीट देते हो, तो यहाँ पे आप यूज करते हो हीट, यानी कि ये प्रोसेस कैसी है, एंडोथर्मिक है। तो कुकिंग ऑफ फूड जिसको हम बोल सकते हैं एक तरीके से, कुकिंग ऑफ फूड कैसी प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है, आई एम सॉरी, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, बहुत सारे एग्जांपल हैं जो अभी हम फर्दर डिस्कस करने वाले हैं। इसमें हमने 2-3 टाइप देखे हैं, अभी तो बहुत सारी चीजें हैं जिनके बारे में हम धीरे धीरे बात करेंगे। ऑलराइट, एक बार में सारी चीज समझने से बेहतर है कि आप चीजों को डिफरेंट वेज में या डिफरेंट तरीके से समझ लो, ठीक। तो हमने चेंजेस देखा, चेंजेस के हमने उसके टाइप देखे कि क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, ठीक है। ये सारी बात हम अभी कर चुके हैं। 2 तरह के चेंजेस होते हैं, एक फिजिकल चेंजेस होते हैं और एक केमिकल चेंजेस होते हैं। तो हमने इस चीज को यहाँ पे डिस्कस कर लिया, ठीक है। ये है तुम्हारा चेंजेस, ठीक। टाइप ऑफ हमने देख लिया कि टेम्परेचर के बेसिस पर भी रिएक्शन 2 टाइप की होती है, एक तो होती है एक्सोथर्मिक और दूसरी होती है एंडोथर्मिक, दैट इज आल्सो डन, ऑलराइट। तो यहाँ तक हमारी जो भी इंफॉर्मेशन थी वो सिर्फ और सिर्फ चेंजेस के बारे में थी, और हमने बात की थी कि भी फिजिकल चेंज होगा तो वहां पर कैसे बदलाव होंगे, केमिकल चेंज होगा तो वहां पर कैसे बदलाव होंगे, तो ये चीज भी हमने यहाँ पर समझ ली। अब मैं तुमको छोटे छोटे क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक। बस तुमको क्या बताना है कि केमिकल चेंज है या फिजिकल चेंज है, बस इतना सा बताना है, ऑलराइट। तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ और फिर हम फर्दर बात करेंगे हमेशा की तरह अच्छे टॉपिक पर बेहतर तरीके से, ऑलराइट, ठीक है, ओके। लेट्स बिगिन। मुझको एक टेबल बनानी थी, इसको वापस लेके जाना पड़ेगा तभी टेबल बनेगी, ऑलराइट। लेट्स बिगिन। हमको बनानी है एक टेबल, हमको चाहिए थी एक टेबल, सिर्फ एक टेबल चाहिए हमको, ऑलराइट, ओके।
ये कौन चाहता है, लेकिन चाहते तो हैं ऑफ कोर्स। कहाँ गई हमारी टेबल, ये रही हमारी टेबल। प्लीज इधर आ जाओ, प्लीज इधर आ जाओ, प्लीज प्लीज। एज सच मुझको जैसा लगता था। यहाँ पे जो लिखने वाले हैं हमको, ये टेबल हमने लेनी है यहाँ पे, और इस टेबल के साथ हमको करना क्या है, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, ये काम ठीक नहीं लग रहा मुझको। इससे बेहतर तो ये होता कि मैं खुद अपनी टेबल बना लेता। ऑलराइट, हम खुद टेबल बनाएंगे। हमको कभी किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहिए, और ये बेस्ट चीज है। यहां पे हम लिखेंगे टाइप्स ऑफ चेंज, टाइप ऑफ चेंजेस। ठीक है, यहां पे हम लिखेंगे कि कोई फिजिकल चेंज है, ये आपको देखना है। ऑलराइट, और आई एम रियली सॉरी, मैं हमेशा भूल देता हूं इसको। और फिर हम लिखेंगे यहाँ पर आगे की तरफ जब हम जाएंगे तो यहाँ पे लिखेंगे हम केमिकल चेंजेस, केमिकल चेंजेस। ऑलराइट, ठीक है। अब मैं कुछ चीजें लिख रहा हूं, आपको क्या करना है, सिर्फ उसको डिफाइन करना है कि भैया देखो ये फिजिकल चेंज है और ये केमिकल चेंज है। ये डिपेंड करेगा आपके ऊपर कि आप किसको फिजिकल बताते हो, किसको केमिकल बताते हैं। तो दैट इज नॉट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। ओके, पॉइंट नंबर 1 ये है बॉइलिंग ऑफ एथेनॉल। किस तरह का चेंज है, इट डिपेंड्स ऑन यू, आप बताएंगे। कटिंग ऑफ ट्री, ठीक है। थर्ड पॉइंट है जो मेरी तरफ से आ रहा है, वो है बर्निंग ऑफ पेपर। फाइंड आउट विच काइंड ऑफ अ चेंज इट इज, ठीक है। और है मिक्सिंग ऑफ सॉल्ट इन शुगर, ठीक है। अगला चेंज है रिक्रिस्टलाइजेशन, रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ NaCl, ठीक है। अगला चेंज है जिसको हम बोलेंगे बर्निंग ऑफ सोडियम। ऑलराइट, फिर उसके बाद हमारा जो अगला चेंज आएगा वो आएगा पॉइंट नंबर 7, दैट इज मेल्टिंग ऑफ आयरन। अगला आएगा मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स, ठीक। और लास्ट पॉइंट और ले लेते हैं, ये लेते हैं हम रिएक्शन ऑफ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन विद ऑक्सीजन, ठीक है। 2-3 और हैं अभी वो, और मैं ये तुम्हारे स्टडी के लिए है कि तुमको यहाँ से फाइंड आउट करना है कि भाई किस तरीके से चीजें काम करेंगी, ठीक है। तो मुझको अभी याद आ गया। अभी हम बात करने वाले हैं कुकिंग ऑफ फूड, ठीक। और साथ में आ जाएगा जिसको हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, ठीक है। उसके बाद क्या हो सकता है, फोटोसिंथेसिस के बाद हम रख सकते हैं इसके अंदर 13 डाइजेशन ऑफ फूड। एक और रह गया 14 वाला, इसको यहां पहुंचा दो। और 14 है रेस्पायरेशन, ठीक है। इस तरीके से क्या है तुमको यहाँ पे फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हमको कौन कौन सी वैल्यूज यहाँ पे मिल चुकी हैं
उसके बेसिस पे इस टेबल को तुमको ड्रॉ करना है, और ड्रॉ करने के बाद इस टेबल का जो जो भी पॉइंट आया है, ठीक, उसको आप लिखेंगे अपने मुताबिक और अपनी नोटबुक में। और फिर अगर चाहे तो आप इसका एक फोटो मेरे को भेज सकते हैं, मैं देख लूंगा। और एक चीज और इसके अंदर हम ऐड कर सकते हैं कि ये प्रोसेस, जो भी प्रोसेस हो रही है वो प्रोसेस एक्सोथर्मिक है या फिर एंडोथर्मिक है, ये भी बता सकते हैं आप, ठीक। तो ऊपर से नीचे तक इस लेवल के अगर क्वेश्चंस आप कर पा रहे हो, आप समझ पा रहे हो ठीक से कि कैसे चीजें काम कर रही हैं, किस तरीके से बिहेव कर रही हैं, तो देन ये पॉइंट मैं समझूंगा आपको क्लियर हो चुका है। ऑलराइट, ओके, नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, और वो आप देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।